Hello everyone, welcome to my channel English Talks. This is Assistant Professor Kanika Arora. So today we will be doing the poem Ball, right? The ball that is for class 10 and now जो ये poem है, अच्छा मैं आपको यहाँ पे correct करना चाहूँगी. Now some people say poem but you should say poem now, right? So जॉन बेरीमैन ने ये poem लिखी है The Ball. एंड सो मैं यहाँ पर पहले आपको पोएट के बारे में बात करना चाहूँगी. हमेशा बात ध्यान रखिए आप कि वेन एवर यू आर अपियरिंग फॉर एग्जाम एंड यू आर राइटिंग अबाउट द वट एवर द क्वेश्चन इज़ देयर. फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम द बॉल, तो आप उसमें क्या लिखेंगे? आप हमेशा उसके ऑथर के बारे में लिखेंगे. आप कोई भी लिटरेचर का चैप्टर है, लिटरेट कुछ भी है, तो हमेशा वहाँ पर ये सबसे पहली लाइन होती है कि इसको लिखा किसने है. सो यू हैव टू राइट अबाउट इट. एंड सेकेंड लाइन उसके अगर आप 2-3 पॉइंट अगर आप दे सकते हो तो इट वुड बी वेरी गुड, बिकॉज दैट गिव्स अ वेरी गुड इम्प्रेशन कि येस कि आपको उस ऑथर के बारे में पता है, उसके बैकग्राउंड के बारे में पता है. इट मीन्स आपने वो सिर्फ एक कोई रेटिफिकेशन या आपने कोई बस ऐसे क्रैम नहीं करा है, आपने उसको समझा है, उसके बैकग्राउंड को समझा है, ऑथर क्या है, उसकी क्या फीलिंग है. अब देखिए कितने अलग अलग राइटर्स होते हैं, है ना, पर सबका अपना अपना कुछ परसेप्शन होता है. उनको क्या फील्ड पसंद है, उनका क्या इंटरेस्ट एरिया है, तो वो उसमें ज़्यादा लिखना पसंद करते हैं. ऐसा नहीं कि वो कभी आज इसके बारे में लिखा या कल उसके बारे में लिखा. दे डोंट हैव दैट मच डिस्पैरिटी और डिफरेंसेस, बट generally they have some tendencies, they have just some likings, their opinions, there's some perception. तो हमें ये बहुत ज़रूरी होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम साथ में ऑथर ने क्या लिखा है, ऑथर की क्या सोच है, हम उसको भी डिपिक्ट करें. ओके, सो यहाँ पे जो द बॉल है वहाँ पे ये जॉन बेरीमैन ने लिखी है. एंड जॉन बेरीमैन वॉज बॉर्न जॉन इन मैकलेस्टर, ओक्लामा in 1914. When Berryman was 12 year old, his father committed suicide. Okay, सुसाइड से मैं आपको एक बात कहूँगी, इससे घटिया क्राइम कुछ नहीं हो सकता है. I am not talking about his father at the moment, but I am talking about the generation who are doing now. एग्ज़ाम में नंबर अच्छे नहीं आए, पता नहीं इसमें प्रॉब्लम, फैमिली में प्रॉब्लम, कोई रिलेशन में प्रॉब्लम, माय गुडनेस दे कमिट सुसाइड. इट्स अ क्राइम टू योर सेल्फ. मतलब ज़िंदगी में इतना कुछ है करने को, सुसाइड तो भाई बहुत ही बड़ा एक क्राइम है. और मैं कहती हूँ तो बेवकूफ़ी है. थोड़ा टाइम सब्र करो और बहुत चीज़ें अच्छी हैं आपके लिए वेट कर रही है यार. लाइफ मुझे लगता है बहुत छोटी है, आप उसको ख़त्म करने पे जाए. मुझे लगता है लाइफ कितनी छोटी है, हमें कितना कुछ है हमारे पास करने को. रोज़ नई चीज़ें सीखो, नए जगह जाओ, करो यार, प्लेथोरा ऑफ थिंग्स. इतना कुछ है ज़िंदगी में करने के लिए ना, पर लोग क्या करते हैं, एक चीज़ पर जाकर रुक जाते हैं और बस उसी को लेकर रोते रहते हैं. और फिर जब उनको समझ में नहीं आता, जब उनका डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो दे कमिट सुसाइड. सो मैं तो अपने ऑडियंस को यही हमेशा बोलूँगी, भाई गलती से भी ना सोचना मत, गलती से भी ख्याल भी नहीं आना चाहिए. मैं तो कहती हूँ इट्स अ बिग स्टूपिडिटी. और लोग कहते हैं मरने के बाद भी लोग भटकते रहते हैं, वहाँ तो फिर कोई चॉइस नहीं मिलती मरने के बाद. अभी तो जिंदा हो तो बहुत सारी चॉइसेस है माय डियर, टू लिव अ ब्यूटीफुल लाइफ, राइट. तो यहाँ पर अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ आपके माइंड में थॉट प्रोवोक करना चाहूँगी इस आगे बढ़ने से पहले, कि जाहिर सी बात है, अगर उसके पापा ने, उसके फादर ने, ऑथर के फादर ने अगर सुसाइड करा है, तो उससे जॉन पे ज़रूर कुछ ना कुछ असर आया होगा. उसका कहीं ना कहीं इस तरफ कुछ झुकाव रहा होगा. मतलब उसकी सोच लाइफ को लेकर कुछ ना कुछ ज़रूर रही होगी, है ना. इट इज़ ट्रू, इफ़ेक्ट आता ही आता है. जब हम अपनी लाइफ में कुछ अपने आसपास देखते हैं, उसका इफ़ेक्ट हम पर आता ही आता है. सो लेट्स कंटिन्यू. दिस इवेंट haunted him throughout his life. You see, मैंने यहाँ लिखा है ना कि this event haunted मतलब डर में रहा है वो throughout his life and record as a subject in his poetry, right. I said ना कि जाहिर सी बात है, उसने वहाँ पे ऐसा अपने पोइट्री में उसने कहीं ना कहीं इन सब बातों को जिक्र किया ही होगा, डिपिक्ट किया ही होगा. Then his mother remarried within months
and the two moved to New York with her new husband. Berryman took his stepfather name. Berryman graduated from Columbia in 1936 and then went to study at Cambridge University for 2 years on a scholarship. ठीक है ना. तो अभी बताया गया है कि when उसकी मदर ने फिर रीमैरिज करी और जो जॉन है उन्होंने अपने स्टेप फादर का नेम लिया, सरनेम लिया और उन्होंने ग्रेजुएशन करी है. और ये कब करी है पता है? 1936 में, राइट. अप्रॉक्स 90 years ago the story is from. So then went to study at Cambridge University for 2 years on a scholarship. Scholarship पता है आपको क्या होता है? When you get funding from the university itself. जब आप वाकई में एक बहुत अच्छे बच्चे होते हो और आपके बहुत अच्छे मार्क्स रहे होते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी फंड करते हैं. तो हम और यहाँ से भी, इंडिया से भी लोग बाहर जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं स्टडी पे, स्कॉलरशिप पे भी जाते हैं because those people want good students to be there at the part of their university. So yeah, you have the merit for that. His professor Mark Van Doren encouraged Berryman to write poetry. और जो उनके वहाँ पे प्रोफेसर थे उन्होंने उनको encourage करा, सपोर्ट किया, प्रॉम्प्ट किया, प्रोवोक किया कि वो लिखे, पोइट्री लिखे. कुछ उन्होंने उनमें इंस्टिंक्ट देखी होगी. अब यू नो व्हेन आई वाज इन क्लास 12 my teacher provoked me to do something करेगा, you are good at speaking, you should go for the anchoring and all. तो मैंने करा, फिर बहुत करा और बहुत अच्छे से करा और आज मैं पढ़ा रही हूँ. I've switched. I'm teaching for past 8 years to the college students, to school students, and I'm enjoying my life because I love speaking, I love talking, I love communicating. तो ये हमारे टीचर हमारे अंदर कहीं ना कहीं चीज़ देखते हैं कि हाँ ये बच्चा किस चीज़ में अच्छा है तो हम इसको उस चीज़ के लिए आगे प्रमोट करें, इसको प्रोवोक करें. ठीक है. So it was not until 1956 when Berryman published Homage to Mistress Bradstreet that he enjoyed notable success. His true poetic breakthrough came with his 1964 collection 77 Dream Songs, and this collection won the 1965 Pulitzer Prize in Poetry. ये एक जनरली पोइट्रीज में, राइटिंग्स में आपको ये प्राइज़ मिलता है, पुलिट्ज़र प्राइज़. एंड इट वाज फॉलोड बाय हिज टॉय, his Dream, his Rest, which won the National Book Award for the Poetry and the Bollingen Prize. So Berryman taught at Harvard University, Princeton University, the University of Iowa, and the University of Cincinnati. He took a position at the University of Minnesota and in 1945. And तो ये हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उनकी अचीवमेंट्स की, ऑथर की जो अचीवमेंट्स रही है, उनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले, क्या क्या प्राइजेज़ मिले. पुलिट्ज़र प्राइज़ मिला, बॉलिंगन प्राइज़ मिला. फिर वो कहाँ कहाँ पर उन्होंने पढ़ाया. उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लॉवा में पढ़ाया, यूनिवर्सिटी ऑफ किन्सिनाटी में पढ़ाया, यूनिवर्सिटी मिनेसोटा में पढ़ाया. तो यहाँ इन्होंने पढ़ाया. तो मैं जब यहाँ पर आप देख सकते हैं द बॉल पोम की मैं आपको बात करूँ. सो व्हाट इज़ द बॉय नाउ who has lost his ball. यहाँ पे बात हो रही है जो there is a boy who has lost his ball. क्या है? What he is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then. ये पोम है, आप पढ़े अपने आप. merrily over there it is in it is in the water. No use to say oh there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy and he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. A dim another ball is worthless. Now he senses the first responsibility. मैं आपको ये पोएम समझाती हूँ कि ये है क्या. एक्चुअली ऑथर जो है वो एक लड़के को ऑब्जर्व कर रहा है और उस बॉय का बॉल खो गया है. वो पहले स्ट्रीट में कहीं टकराया और किसी रिवर में जा गिरा और पानी अब वो यहाँ पे जो बॉल उसकी खो गई है ना,
वो बॉल सिर्फ बॉल नहीं है, वो उसकी यादें हैं, वो उसकी मेमोरीज़ है जो उसके पास्ट में रही हैं, जो उसका बचपन रहा है उस बॉल के साथ, जो उसकी मेमोरीज़ रही हैं, वो सब चली गई हैं। होता है ना कि जैसे हम बचपन आई नो मेरी एक स्कर्ट थी ग्रीन कलर की वेलवेट स्कर्ट, आई वोर इट फॉर 15 ईयर्स, शायद 20 ईयर्स भी पहना हो मैंने उसको, नहीं हाँ 15 ईयर्स ही पहना, सॉरी ज़्यादा हो गया, 15 ईयर्स मैंने उसको पहना। तो मेरी अब वो अगर कोई मुझसे वो स्कर्ट अब जब खो गई मेरी, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, क्योंकि मेरी मेमोरीज़ जुड़ी हुई थी। मैंने इसको इतना पहना था, इतना पहना था। कुछ होते ना कपड़े हमारे पास जिसको हम बहुत पहनते हैं, और आज मेरे पास एक स्वेटर है जो मैं पास्ट 20 ईयर्स से मैंने पहना है, अप्रॉक्स 22 ईयर्स हो गए आज उसको, 22 या 23 ईयर्स हो गए। तो कोई चीज़ होती है हमारे पास जो हम बचपन से पहनते आ रहे हैं और अब तक हो गया यार, तो देयर इज़ समथिंग। तो हमारी इससे क्या होती है, हमारी मेमोरीज़ जुड़ी होती है, बहुत सारी मेमोरीज़ जुड़ी होती है। तो वो चीज़ अगर खो जाती है तो हमें बुरा लगता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, ही स्टैंड्स रिजिड, मतलब देख रहा है कि सब चला गया है मेरा, पानी में बॉल चला गया, मेरी मेमोरीज चली गई, और अचानक उसको ये समझ में आता है कि यार ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको संभालने की, जो मैं संभाल नहीं पाया, और मैंने संभाला नहीं तो मैंने खो दिया। ठीक है, तो ऑथर कहते हैं कि मैं इसको क्या बोलूँ कि दूसरी बॉल भी तुझे मिल जाएंगी, नहीं, पर उस बॉल के साथ तो उसके बड़ी सारी इमोशंस जुड़ी हैं। हाउ कैन आई से कि नहीं तुम दूसरी बॉल ले लेना। सो इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट एंड ऑलवेज लिटिल बॉय, and no one buys a ball back. Money is external. He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and know many days how to stand up. बात यहाँ पर ये हो रही है कि चीज़ें तो आपकी चली जाएंगी, आप जिन चीज़ों से अपना मन लगा के बैठे हो, यहाँ पे सिर्फ बॉल एक सिंबलाइज किया गया है, पर ये बहुत सारी आपके रिश्ते भी हो सकते हैं, मे बी आपके रिलेशंस भी हो सकते हैं। आज देखिए आपके मदर आपके साथ है, आपके फादर आपके साथ है, नेक्स्ट 30 ईयर्स में शायद वो ना हो आपके साथ, है ना, दे पास ऑफ, दे जस्ट किक द बकेट मतलब दे डाई, है ना, हो सकता है। तो हर चीज़ तो आपके साथ नहीं रहेगी, और कभी किसी को, कई लोग तो आप देखेंगे 20s में चले जाते हैं, मर जाते हैं, 30s में 40s में आजकल तो किसी न किसी कारण से। सो यू कैन नेवर से कि दिस पर्सन इज़ परमानेंट, दिस रिलेशन इज़ परमानेंट, दिस अचीवमेंट इज़ परमानेंट। आपने कुछ लाइफ में सक्सेस हासिल कर ली और अब आप उसके बिल्कुल हैबिचुअल हो गए और अचानक से वो ख़त्म हो गई। आप देखोगे ना कितने सेलिब्रिटीज़ होते हैं, एकदम टॉप पर होते हैं और कुछ सालों में एकदम से पता ही नहीं होता कि कहाँ है। तो क्या होता है, फिर हमें उसकी एडिक्शन हो जाती है, अब हमें वो चीज़ बहुत पसंद आ जाती है। पर कोई भी चीज़ परमानेंट तो है नहीं, टेम्पररी, अब कोई चीज़ चली जाती है, तो अब हम क्या करें, हमें उसको संभालना आना चाहिए। हमें अपने दिल को इतना मजबूत बनाना है, इतना स्टाउट बनाना है दैट वी आर एबल टू हैंडल आवर इमोशंस एंड साइमल्टेनियसली वी बी द रिस्पॉन्सिबल। हम रिस्पॉन्सिबल भी तो बने कि हम अपनी चीज़ों को अच्छे से संभाल के रखें। वो कुछ भी हो सकता है, वो आपकी हेल्थ हो सकती है, आपने हेल्थ ख़राब कर दी टीवी देख के, फ़ोन देख के, ऐसे टंगते रह गए फ़ोन के अंदर, और फ़ोन में सारी आपकी नेक में प्रॉब्लम आ गई, आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम आ गई, या आप सारा दिन फ़ोन स्क्रीन्स देख रहे हैं, आपके आइज़ में प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, या आपके न्यूरॉन्स में प्रॉब्लम्स आ गई, या आपको बाहर का गलत गंद खा के आपका हार्मोन्स ख़राब हो गए, आपकी पूरी बॉडी में प्रॉब्लम आ गई, आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ गए, तो आपने खोया ना बेटा, आपने वो चीज़ खो दी। तो जो चीज़ आपने खो दी तो फिर आप क्या बोलोगे कि इट हैज़ लॉस्ट। अब आपको लगेगा अरे यार वो तो बहुत अच्छा टाइम था, अब मैं फंस गया। अरे भाई जब अच्छा टाइम था आपके पास तब आपने अपने आप को संभाला नहीं, तो आप फंस गए। तो जो बॉल पोम है यहाँ पर, ये बहुत ही एक गहरी बात आपको समझा रहा है कि चीज़ों को, वक्त को, सर्कमस्टांसेस को संभालिए। आपको कुछ चीज़ फेवरेबल मिली है ना, यू शुड बी थैंकफुल टू योर बॉडी, यू शुड बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग दैट यू गुड हैव, एंड यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ योर ओन
बिलोंगिंग्स, अपनी चीज़ों को। आपको एक गिफ्ट मिला, फॉर एग्जांपल आपको आईफोन मिल गया फॉर एग्जांपल, और आप उसको गुले लेके घूम रहे हो, केयरलेस हो रहे हो, कहीं पे भी रख दिया, कहीं पे भी भूल गए, कुछ भी हो गया फॉर एग्जांपल, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लॉस, राइट? एंड you have to be responsible. So what is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it to go merrily bouncing down the street, and then merrily over. There it is in the water. अब merrily मतलब यहाँ पर क्या है? चीयरफुल। क्या है यहाँ पर मैरीली मतलब? मैरी मतलब होता है खुश, चीयरफुल, यू नो। आई जैसे बोलते हैं ना मैरी क्रिसमस, जैसे हम बोलते हैं हैप्पी दिवाली, तो जब हम क्रिसमस बोलते हैं तो हम हैप्पी क्रिसमस नहीं बोलते, हम मैरी क्रिसमस बोलते हैं, मतलब सेम ही है, हैप्पीनेस वाला, ठीक है, चीयरफुल वाले। और बाउंसिंग मतलब पता है ना, जैसे बॉल बाउंस होती है ना, अप एंड डाउन, जंपिंग अप एंड डाउन, तो उसको हम बाउंस कहते हैं, राइट? सो let me give you explanations stanza wise. Don't worry, pull up your socks. I am there for your exams. I am there for your thought provocation. आपको चीज़ों को समझना है, बैठना है और सुनना है और समझना है, that's it. Otherwise other things I will do for you, don't worry. So the poet is talking about a boy who has लॉस्ट हिज बॉल। मैंने आपको जैसे बताया है, यहाँ पर बॉय है जो बहुत परेशान है, लड़का, कि मेरी बॉल खो गई है। ही वॉन्ट्स टू नो अबाउट हिम। पोएट चाहता है कि वो उस लड़के के बारे में जाने, एंड हिज रिएक्शन, क्या है उसका रिएक्शन, बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, है ना। सो फर्दर ही आस्क्स टू हिमसेल्फ दैट what this boy will do after losing his ball. The poet has seen the ball going away from the boy. He says that the ball was cheerfully jumping up and down in the street. This means that when the ball skipped from the boy's hand, it went into the river. So no one used to say, oh, there are other balls, and ultimate shaking grief fixes the boy. तो यहाँ पर आप देखेंगे ट्रेम्बलिंग का वर्ड का मतलब है शेक। ट्रेम्बल मतलब आई एम ट्रेम्बलिंग, आई एम शेकिंग, है ना, मुझे ठंड लग रही है, आई एम शेकिंग, आई एम ट्रेम्बलिंग। आप ट्रेम्बलिंग भी बोल सकते हो। हार्बर, हार्बर होता है डॉक अपॉट, पोर्ट मतलब जो आपका ये पानी का वो जो होता है ना किनारा, और वहाँ पे जो लगा होता है उसको हम हार्बर बोलते हैं। इंट्रूड मतलब इन्वेडर, somebody has come in upon you. Dim मतलब 10 cents, like 10 cents in the US, like. So the poet says that there is no benefit of consoling the boy. Console मतलब करना, जैसे किसी के साथ हम जैसे कोई कंसोल नहीं करता, अरे हाँ यार तेरे साथ बुरा हो गया, अरे हम दुख जाहिर नहीं करते किसी के साथ। जैसे किसी के यहाँ डेथ हो जाती है तो हमसे कंसोल करने जाते हैं, किसी का कुछ बुरा हो जाता है तो हमसे कंसोल करने जाते हैं। सो द पोएट says that there is no benefit of consoling the boy by saying that he will get another ball. कोई फ़ायदा नहीं है मैं उस लड़के को जाके बोलूँ कि नहीं भाई तेरे को दूसरी बॉल मिल जाएगी, बिकॉज ही हैज़ अदर बॉल्स टू, उसके पास और बॉल भी है। ही इज़ कम्प्लीटली सराउंडेड बाय सॉरो बिकॉज he is sad, because all the memories of the childhood days went down the harbor with the ball. उसकी पुरानी सारी यादें उस बॉल के साथ चली गई। So here the poet says that the boy is very sad, as the ball which has now gone into the water reminds him of those sweet memories of the times when he owned it. This loss इज़ अनबियरेबल। जो ये लॉस है ना, ये तो भाई अनबियरेबल है, मतलब आप इसकी भरपाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप कहो कि इसके बदले आप उसको 100 रुपये दे दो, 200 रुपये दे दो, मैं सेंट्स की बात कर रही हूँ, चाहे उसमें उसकी भरपाई नहीं होगी, क्योंकि वो उसकी इमोशंस थे यार। मैं आपको एक थप्पड़ मारूँ या आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार करूँ, बहुत गलत व्यवहार करूँ, उसके बदले मैं आपको 100 रुपये दे दूँगा, को सॉरी, हाउ विल यू फील? अरे 100 रुपये में मेरा कुछ काम बन जाएगा क्या? मेरे को इतना आपने हर्ट करा, इतनी मेरी डिसरिस्पेक्ट करी, सो उसकी कोई भरपाई नहीं है। सो दिस लॉस इज़ अनबेरेबल फॉर हिम एंड ही इज़ ग्रीफ स्ट्रिकन। ग्रीफ उसके साथ लग गया है, मतलब वो शोक उसके साथ लग गया है। सो द पोएट सेज दैट ही कांट इवन टेल द बॉडी टू टेक सम मनी फ्रॉम हिम
in order to buy another ball. He says so because the new ball will not bring the sense of belonging to the boy. Further, the poet says that time has come for it. So in a world of possessions, यहाँ पे बात हो रही है possessions मतलब जहाँ पे सबको मेरा 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 इतना है, people will take the balls and ball will be lost always. Little boy and no one buys a ball back. Money is external. He's learning well behind his desperate eyes. तो बात यहाँ पर ये हो रही है कि पोजेशन मतलब ओनरशिप, एक्सटर्नल मतलब बाहरी चीज़. आप ज़िंदगी भर ये मेरा 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 करके नहीं जी सकते. ज़रूरी नहीं जो चीज़ आपकी आज है वो कल भी रहेगी. हो सकता है वो उसने जाना ही जाना है. मान लीजिए आप किसी अपने ग्रुप की लीडर हैं, ज़रूरी नहीं ज़िंदगी भर आप उस ग्रुप के लीडर रहेंगे, कल को कोई और भी बन सकता है. आप अपने क्लास के मॉनिटर हैं, ज़रूरी नहीं कि आप ही क्लास के मॉनिटर रहेंगे, कल कोई और भी बन जाएगा. बिकॉज एवरीबडी इज़ हेयर टू गेट समथिंग. आज कोई स्टार है, कल कोई स्टार होगा, तो आप उसके एडिक्ट मत होइए. खो जाती है, चली जाती है कोई चीज़, तो उसके लिए आप परेशान मत होइए इतना. डेस्परेट, होपलेस मत होइए. द एपिस्टेमोलॉजी मीन्स ये एक नॉलेज कहाँ से आई, ये उसका एक ग्रीक वर्ड है. Here the poet says that the boy has to learn that in this materialistic world many of his belongings will be lost. इसका मतलब यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया कि भाई इस ज़िंदगी में तो जो ज़रूरी नहीं है आपकी हर चीज़ आपके साथ ही रहेगी. एक दिन वो चली जाएगी, वो खो जाएगी. आप मे बी आज आपका बहुत अच्छा कोई फ्रेंड है, कल वो शायद नहीं रहेगा. ज़रूरी नहीं है ये आपके साथ वो दोस्ती हमेशा उसके साथ रहेगी रहेगी. मे बी द टाइम कम्स एंड पीपल चेंजेस, सिचुएशन चेंजेस, या वो आपके साथ बदल जाए, या वो उसका घर शिफ्ट हो जाए, या वो उस कंट्री शिफ्ट हो जाए. वॉट एवर, एनीथिंग कैन हैपन. सो यू शुड बी रेडी. हम अपना बहुत ज़्यादा दिल अगर उसमें लगा के रख लेंगे तो फिर हमारा ही लॉस है. और हमें ये बचपन से चीज़ आनी चाहिए कि यस, कुछ भी चीज़ हम खो सकते हैं कभी भी, तो वी शुड बी वेल स्ट्रॉन्ग इनफ. और हमें अपने इमोशंस को हैंडल करना आना चाहिए. So he personifies the ball as his belongings, but it be the worldly things or relationship he is in possession of. अच्छा, आप देखिए उसके फादर ने भी अगर सुसाइड करा होगा, जॉन बेरीमैन जो ऑथर है उसको सुसाइड किया होगा, तो उसके पीछे भी क्या रीज़न रहा होगा. कोई चीज़ से उनको बहुत ज़्यादा प्यार होगा, दिल होगा, वो चीज़ उनके पास नहीं रही होगी. मनी हो सकता है, फेम हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो उस चक्कर में आके वो डिप्रेस हो गए और वो उन्होंने सुसाइड कर लिया, विच इज़ अ क्राइम, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग. अब उन्होंने करा वो बात, देखिए वो तो हो गई बात, बट आने वाली जनरेशन को बात समझनी पड़ेगी कि सुसाइड तो किसी भी कीमत पे नहीं 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 करना है. तो अब देखो उसने अपने फादर से कोई बात सीखी होगी ना, और तभी देखो उसने जो यहाँ पर पोम लिखी है उसमें उसका वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन आ रहा है. जो उसकी सीख है वो उसके अंदर कहीं ना कहीं डिपिक्ट हो रही है. सो ही सेज दैट ही हैज़ टू लर्न टू लिव विदाउट देम नो मैटर वॉट. नो मैटर वॉट आपको सीखना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा. ये नहीं कि भीड़ ही मेरे साथ होनी चाहिए, आपको अकेले चलना आना चाहिए. बी लायन, बी अ लाइनेस. यू शुड बी वन मैन आर्मी. इट इज़ लाइक ठीक है, लोग आपके साथ चलते हैं तो अच्छी बात है, आपके साथ लोग बातें कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं तो अच्छी बात है. अगर नहीं कर रहे माय डियर तो डोंट गेट ऑफ, डोंट फील बैड. बुरा मत महसूस करिए. डजेंट मैटर, आज अच्छा है कल बुरा है, हम तो अकेले मस्त है, खुश है. इस तरीके का एटीट्यूड आपके अंदर होना ही चाहिए. और अगर कोई चीज़ आपके पास कल थी और आज नहीं है तो उसके लिए इतना ज़्यादा रोना नहीं चाहिए. ही सेज नो वन कैन बाय बैक सच थिंग्स फॉर हिम. कोई चीज़ आपके लिए वो वापस तो नहीं ला सकता. बट द पोएट सेड so because according to him money can't buy you everything. Of course, if it does buy you some materialistic things, still it will not be able to buy the sense of belongingness. He says that boy is learning how to stand up against the sense of a lost thing. अब बच्चा वो लड़का खड़ा होना सीख रहा है कि हाँ जो चीज़ मैंने खो दी है उसके मैं उसकी उस इमोशंस को कैसे हैंडल करूँ. दिस मीन्स that the boy is trying to learn the real truth of life, which states that you have to accept the miseries of life and stand up again
This is the truth which everyone has to learn in his or her life. The harsh truth है ये, बड़ा ही कठिनाई देने वाला, बड़ा ही कड़वा सच है कि भाई आपको अपनी जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. आपके लाइफ में कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ गई है, फिनेंशियल प्रॉब्लम आ गई है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आ गई है ना, तो इमोशनल प्रॉब्लम आ गई, आपको उसको फेस करना पड़ेगा. ये नहीं है कि अरे मैं मर गई, मेरा डिप्रेशन हो गया, मैं गोलियां खा रही हूँ और अब मेरे साथ ये हो गया, मैंने सुसाइड कर लिया. नो, नॉट एट ऑल माई डियर, दिस इज़ वेरी रॉन्ग. आप योगा करिए, आप मेडिटेशन करिए, आप वॉक पे जाइए, आप डांस करिए, आप गेम्स खेलिए, आप ट्रैवलिंग करिए, आप अपना आर्ट वर्क करिए, कोई आप कुछ अर्निंग का काम करिए, कुछ भी अच्छा काम करिए, आप कुछ सोशल वर्क करिए. देखिए अपने से नीचे के लोगों को देखिए जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है खाने को, आप उन लोगों को देखिए, तो आप देखेंगे, आप ही पाएंगे कि आपके पास तो बहुत कुछ है, एवरीथिंग यू हैव. सो ये अपने दिमाग को एक ही जगह लगा देना कि नहीं अगर मेरे पास ये नहीं तो मेरे पास कुछ नहीं, ये एक बहुत ही बड़ी स्टुपिडिटी है. और आज की जो लाइफ है बड़ी मटेरियलिस्टिक है. लोग एक दूसरे के मनी और फेम और पैसे को देख के परेशान हो जाते हैं, जलते रहते हैं. ये टेम्पररी चीज़ है, डोंट वरी. आपको नहीं पता कि जो उसके पास है वो उसमें खुश है भी या नहीं है. मे बी वो आपके आगे आगे शो ऑफ कर रहे हैं, देख आज मैं नई बाइक लेके आया, मेरे पर नई वॉच है, मेरे पास ये है, मेरे पास एप्पल वॉच है, मेरे पास एप्पल फ़ोन है. अच्छा मान लीजिए आपको आज बड़ी बात लग रही है, ठीक है, आपके पास एप्पल फ़ोन नहीं है, आपके पास एप्पल वॉच है, मेरे पास है, तो मैं क्या डांस कर रही फिर रही हूँ गली में? ऐसा तो नहीं है ना भाई. ये इतनी बड़ी चीज़ें नहीं होती है. आपकी लाइफ में आपकी हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपकी फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है. इससे कीमती चीज़ आपके पास कोई और हो नहीं सकती. ठीक है, तो हमने जो फर्स्ट स्टैंजा है एनाफोरा यूज़ ऑफ रिपीटेड वर्ड्स, मैं आपको पोइटिक डिवाइसेस की बात कर रही हूँ यहाँ पर. जो फर्स्ट स्टैंजा में हमने जो पोइटिक डिवाइस यूज़ करा है वो मैं आपको क्या कर रही हूँ, लिटरेचर के साथ ग्रामर भी पढ़ा रही हूँ, आपको पोइटिक डिवाइसेस भी पढ़ा रही हूँ, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब अलग से पढ़ते हो तो आप याद नहीं रख पाते हो. तो जो हमने फर्स्ट स्टैंजा किया था उसमें एनाफोरा है यूज़ ऑफ रिपीटेड वर्ड्स इन 2 or more lines, like what is the boy, what and merrily bouncing merrily over. मतलब आपने देखा यहाँ पे what 3 बार यूज़ हो गया और merrily 2 बार यूज़ हो गया. तो यहाँ पे हमने कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज़ करा है? एनाफोरा. फिर एसोनेंस मतलब रिपीटेड यूज़ ऑफ वावल. ओ, बॉय, नाउ, हु, लॉस्ट, 4 बार ओ आ गया है, 4 बार आपका वावल आ गया है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? वावल जो आपका आया है वो क्या आया है? बॉय, नाउ, हु, लॉस्ट. तो ये हमारा एसोनेंस है. तो एसोनेंस क्या होता है? जब आपका कोई रिपीटेड वावल आता है तो आप वहाँ पर उसको हम कौन सा पोएटिक डिवाइस कहते हैं? एसोनेंस. देन थर्ड इज इमेजरी, व्हेन पोएट सेज मेरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट. ठीक है, तो वो उसको कैसे डिपिक्ट कर रहा है? देन रिपीटिशन, व्हाट इज रिपीटेड, जो भी चीज़ रिपीट हो रही है. और सेकंड स्टैंजा में क्या हो रहा है? रिपीटिशन, यूज़ ऑफ द वर्ड बॉल का रिपीटिशन हो रहा है. फिर हमारा नेक्स्ट है सेंटेंस, नो यूज़ ऑफ कंजंक्शन इन अ सेंटेंस, अ ड्रीम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस. यहाँ पे कोई कंजंक्शन का यूज़ नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? सेंटेंस. इन थर्ड स्टैंजा में क्या है? एलिट्रेशन. क्या है? एलिट्रेशन, जहाँ पर यूज़ ऑफ साउंड बी एट द स्टार्ट ऑफ 2 consecutive वर्ड्स. बाइज अ बॉल बैक, मतलब 2-3 वर्ड आपके साथ एक के बाद एक आ रहे हैं और जिनका जो स्टार्टिंग है वो एक ही सेम लेटर है, बी 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 बी. अब मान ली कोई लाइन में डब्ल्यू से कुछ है, वॉच ये ऐसे है, या एप्पल, एरोप्लेन, अफेक्ट, ए से सब कुछ 3 बार आ रहे हैं वर्ड्स, तो हम उसे क्या बोलेंगे? एलिट्रेशन. फिर अगेन एसोनेंस है थर्ड स्टैंजा में फिर से एसोनेंस है जहाँ पे वाउल साउंड ई आ रहा है. लर्निंग, वेल बिहाइंड इज डेस्परेट आइज, कितनी बार ई आ रहा है यहाँ पर? ठीक है, ई की साउंड आ रही है.
फिर है हमारा रेपिटेशन बॉल, और फिर हमारी जो राइम स्कीम है, देयर इज़ नो राइम स्कीम फॉलोड इन द पोएम। अच्छा, राइम स्कीम क्या होती है? राइम स्कीम होती है जैसे मैंने बोला ए, बी, सी, डी, ए बी सी डी। जैसे मैंने बोला, एक लाइन बोली, आई लव टॉय ओ माई बॉय, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट में ऑय करा, तो ये मेरा क्या हो गया, ए, ठीक है। फिर मैंने सेकेंड लाइन में लिखी, ही इज़ माई कब, ही इज़ माई कब, ही इज़ नॉट माई, या ही इज़ नॉट डेड, ही इज़ लायंस कब, फॉर एग्जाम्पल। तो अब आ रहा है, ठीक है। माई कब, माई टब, तो यहाँ पर ही कौन सा साउंड आ रहा है, कौन सा राइम स्कीम आ रही है, बी, ठीक है। अब मैं बोलूँ ऑय और वाटर, टॉय और वॉल्टर, तो यहाँ पर क्या मेरा राइम स्कीम क्या हो गया, ए बी। तो ये राइम स्कीम होता है, ठीक है। तो आप इसको एक बार दोबारा स्टैंजा में जाके देखिए कि कौन सा पोएटिक डिवाइस को एक बार आप और समझिए। जब आप रिपीटिशंस करोगे ना, जब आप बार बार चीज़ों को पढ़ोगे, समझोगे, तो देखोगे कि हाँ, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। अब क्या है, अब मैं आपसे दोबारा से इस बारे में बात करना चाहूँगी, जो उसका सेंट्रल आइडिया क्या है इस पोम का। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन में सेंट्रल आइडिया लिखना, क्वेश्चन में के आंसर में आपने क्या क्या पोएटिक डिवाइसेस ऑथर ने यूज़ करे हैं वो लिखना, पोम किसने लिखी है, ऑथर का बैकग्राउंड क्या, ये 3 चीज़ें लिखनी ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इससे आपके ना, आप देखो, पढ़ के ब्राइट स्टूडेंट भी जाता है, पढ़ के एक बच्चा पढ़ के जाता है जिसके अगले दिन 40% आता है, और एक बच्चा जाता है उसका अगले दिन 99% आता है। तो क्या फ़र्क है उस बच्चे के आंसर लिखने में, उसने कितनी अच्छे से पढ़ाई करी, उसने उसके बारे में क्या क्या एक्स्ट्रा पॉइंट्स लेके। ये आपके पॉइंट्स जो होते हैं ना, ये आपके चेकर पे बहुत अच्छा एक एक इम्प्रेशन डालते हैं कि उस जब चेकर को पता चलता है कि भाई ये क्या लिखा है, चाहे वो आपकी स्कूल टीचर इंटरनल बोर्ड हो, चाहे वो आपका एक्सटर्नल बोर्ड हो, चेकर को आपके लिखने से ही पता समझ में आता है कि बच्चे ने कितना पढ़ा है, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि टीचर ऐसे ही आंख बंद करके चेक करती है, ओ हो, तो आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। गलती से भी ऐसा नहीं होता है। अब मैं अगर पता है एक नज़र में सारी कॉपी चेक कर लेते, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस है। और जब आप पता है बोर्ड के एग्ज़ाम में हम जब चेक करने जाते हैं तो वहाँ पे 4-4 बार चेकिंग होती है। वहाँ आप गलती से भी किसी आंसर को इग्नोर नहीं कर सकते हो, और आप गलती से भी किसी को ज़्यादा नंबर या किसी को कम नंबर नहीं दे सकते हो। वहाँ पर एक प्रॉपर की नोट होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स देने होते हैं, पढ़ के देने होते हैं। वहाँ पे ये कोई ऐसी फालतूगिरी नहीं हो रही है। इसलिए आप प्लीज़ अच्छे से पढ़ें और समझें इन चीज़ों को। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट माई डियर। तो जो सेंट्रल आइडिया है इस पोम का वो ये है, द सेंट्रल आइडिया बिहाइंड द पोम इज एन अवेयरनेस। क्या? अवेयरनेस ऑफ द पेन ऑफ लॉस एंड द करेज इट टेक टू एक्सेप्ट इट। कि भाई माना तुम्हारा ये लॉस हुआ है, माना तुम्हारे साथ गलत हुआ है, माना तुम्हारी सिचुएशन हार्ड है, बट अब तुम्हें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और मजबूत होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। The poem shows how, although your life, you will be forced to do things that you don't want to do, and you will lose or have to give up the things that you love. But despite this, you have to learn to stand up, to be strong, and get on with your life, no matter how much it hurts inside, because that is the only way you will survive. If thus teaches you us to learn to accept and let go, not cling on to something that you can never have. और मैं आपको एक बात बोलूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये चीज़ नहीं रही तो I tell you one thing, when the door is closed, there is always a window open. ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि अगर दरवाज़ा बंद हो गया है तो कोई बात नहीं, खिड़की खुली हुई है ऊपर। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से समझा रही हूँ बेटा, आई एम डबल ऑफ योर एज। अगर आप तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से समझा रही हूँ कि ऐसा कभी देयर इज़ नो फुल स्टॉप इन लाइफ।
फुल स्टॉप नाम की चीज़ होती ही नहीं है लाइफ में। फुल स्टॉप पता है कब होता है? व्हेन यू डाई, दैट इज़ फुल स्टॉप। उससे पहले फुल स्टॉप कुछ होता ही नहीं है। आपके पास इतना कुछ है करने को, आपके पास इतने चॉइसेस हैं हर चीज़ में। तो कभी मत समझिए कि कोई चीज़ आपको छोड़ गई। आप किसी को मत छोड़िए, आप किसी साथ कुछ गलत मत करिए, पर अगर आपके साथ कुछ हो गया है ना, तो डोंट वरी माय डियर, समथिंग गुड, समथिंग अमेजिंग, समथिंग ब्यूटिफुल थिंग इज़ वेटिंग फॉर यू माय डियर, वेटिंग फॉर यू। लाइफ का फुल स्टॉप सिर्फ आपका डेथ होता है, और जो अपने आप आती है, सुसाइड नहीं, जो डेथ अपने आप आती है वही फुल स्टॉप होता है। उससे पहले तो आपके पास एंडलेस चॉइसेस होती हैं, एंडलेस चीज़ें करने को होती हैं। जो भी प्रॉब्लम आई है आप उसको एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। आप देखो कि ये सब आपकी लाइफ में एक एक्सपीरियंसेस बन गया, और अब आप उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हो और आप खुश हो। मेरे साथ तो बहुत कुछ लाइफ में पीछे अच्छा भी हुआ है, बुरा भी हुआ है, स्ट्रेंज भी हुआ है, और अनएक्सपेक्टेड भी हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, बट आई एम स्टिल अलाइव एंड हैप्पी एंड टीचिंग यू ऑल माय डियर। तो यही रियल आप भी अपने अंदर रखिए, और लाइफ इज़ वेरी ब्यूटिफुल इफ़ यू मेक इट। डू नॉट forget to like, share and subscribe my channel. That is mandatory. Hit the subscribe button and like the video. Also share with everyone. Thank you everyone. See you in the next video. Take care. Bye bye.